पत्नी बोली, जवान बेटी है, प्यार से समझाइए वरना कुछ कर बैठेगी। रवि प्रसाद बोला, कितने प्यार से समझाऊं, 3 महीना हो गया समझाते हुए, मगर इसके दिमाग से प्यार का भूत उतरता ही नहीं है। पत्नी बोली, मगर इस तरह कमरे में बंद करने से और खाना नहीं देने से क्या होगा। रवि प्रसाद बोला, भूखी रहने पर ही इसे अकल आएगी, तो इस पर दया मत दिखा देना। मैं इसके लिए एक लड़का देखने जा रहा हूँ, अगर बात बन गई तो 1 महीने के अंदर इसकी शादी कर दूंगा। रवि प्रसाद के घर से बाहर जाते ही माँ की ममता जागी। उसने खिड़की के पास जाकर कहा, ज्योति बेटा, छोड़ दे जिद, क्यों घर का सत्यानाश करने पर तुली है। ये प्यार वार सब बेमानी है। ज्योति कमरे के अंदर खाट पर पड़ी छत को घूर रही थी। बोली, माँ खाना ला दे, बड़े जोरों की भूख लगी है, 2 दिन से भूखी हूँ, अतड़ियों में बल पड़ रहे हैं। माँ बोली, तेरे बाप ने सख्त मना किया है, मैं तुझे खाना नहीं दे सकती जब तक तू अपनी जिद नहीं छोड़ देती। पेट की भूख से बड़ी कोई जिद नहीं होती। इस कारण ज्योति टूट गई। बोली, खाना ला दे मम्मी, मैं फिर से उसका नाम भी नहीं लूँगी, तुम्हारी कसम। माँ ने तुरंत पति को फोन लगाया और कहा, ज्योति मान गई है, खाना खिला दूं क्या। पति ने कहा, खाना खिला दे, मगर कमरे से बाहर मत निकलने देना। इतना सुनते ही वह बेटी को खाना खिलाने लगी। 2 दिन की भूखी ज्योति भी खाने पर टूट पड़ी। रवि प्रसाद के 2 बेटियां और 1 बेटा था। उन सब में ज्योति सबसे बड़ी थी। अभी वह 18 साल की हुई थी कि बहक गई। पड़ोस के ही एक लड़के के प्यार में पड़ गई। लड़का एकदम आवारा था। वह रवि प्रसाद को आंखों देखे नहीं सुहाता था। लड़के का नाम अभिषेक था। उसका बाप विदेश में कमा रहा था। बेटा उसके पैसों से ऐश कर रहा था। जिस कॉलेज में ज्योति का एडमिशन करवाया उसी में वह भी पढ़ता था, मगर ज्योति से 2 क्लास सीनियर था। वैसे तो रवि प्रसाद ने अपने बच्चों को कड़े अनुशासन में रखा था, मगर बेटी ने कॉलेज में एडमिशन लेते ही फ़ोन की जिद पकड़ ली थी। ज्योति की मां ने भी कहा कि बेटी जात है, फ़ोन रखेगी तो पता रहेगा कहाँ है। इस कारण मजबूरन उसे फ़ोन दिलाना पड़ा। ज्योति छोटी बहन के साथ कॉलेज जाती थी। छोटी बहन 12वीं में पढ़ रही थी। दोनों के स्कूल और कॉलेज एक ही कैंपस में थे, इसलिए आते जाते समय तो उसे आज़ादी नहीं मिलती थी, मगर फ़ोन पर ना जाने कब वह अभिषेक के नज़दीक आ गई। ज्योति हर समय फ़ोन पर चिपकी रहती थी। रवि प्रसाद को शक हुआ तो उसने बेटी का फ़ोन चेक कर लिया। उसी दिन ज्योति की खूब पिटाई हुई और उससे हमेशा के लिए फ़ोन छीन लिया गया, मगर फिर भी ज्योति उस लड़के से कॉलेज में बात कर लिया करती थी। एक दिन तो हद हो गई, जब वह चुपके चुपके रात को घर से भागने जा रही थी, तब रवि प्रसाद ने उसे कपड़ों से भरे बैग के साथ पकड़ लिया। उसके बाद उसका कॉलेज जाना बंद कर दिया और एक कमरे में बंद करके उसको ताला लगा दिया। एक पिता के लिए बेटी का इस तरह का व्यवहार एक बड़े सदमे की तरह होता है और प्यार में पड़ी बेटी भी अंधी हो जाती है। उसे माता पिता जल्लाद लगने लगते हैं। वह पूरी तरह विवेकहीन हो जाती है। एक हारे हुए पिता के पास एक ही उपाय बचता है कि वह बेटी की शादी कर दे। यही रवि प्रसाद करने की कोशिश कर रहा था। जिस लड़के को वह देखने गया था, वह लड़का उसे पसंद आ गया। लड़के का नाम विनोद था। उसके पिता का देहांत हो चुका था। पिता सरकारी कर्मचारी था। रिटायरमेंट से पहले पिता की मृत्यु होने के कारण विनोद को पिता की जगह अनुकंपा नियुक्ति मिल गई थी। रवि प्रसाद को विनोद पसंद आ गया, क्योंकि एक तो उसकी क्लर्क की सरकारी नौकरी थी, दूसरी उसकी मां को पेंशन मिल रही थी। जब विनोद ज्योति को देखने आया तो दोनों को आमने सामने बैठाकर बातचीत करवाई गई। डरी सहमी ज्योति ज़्यादा बात नहीं कर सकी, मगर विनोद को ज्योति की मासूमियत भा गई। उसने शादी के लिए हाँ कर दी। विनोद के हाँ करते ही उसी समय पंडित को बुलाकर शादी का मुहूर्त निकलवाया गया। ठीक 1 महीने बाद ज्योति की शादी होना तय हो गया। ज्योति पर हर समय पहरा लगा रहता था। जब विनोद ने फ़ोन पर ज्योति से बात करनी चाहिए तो रवि प्रसाद ने
अपनी 17 वर्षीय छोटी बेटी से कहा कि वह ज्योति बनकर बात कर ले और कम से कम बात करने की कोशिश करे। इस तरह कड़ी निगरानी के बीच 1 महीना गुजर गया और ज्योति की विनोद के साथ शादी हो गई। जब ज्योति बिना कोई हंगामा किए घर से विदा हो गई तो रवि प्रसाद ने चैन की सांस ली। जब पहली रात पर विनोद ज्योति का घूंघट हटाने का प्रयास करने लगा तो वह बिफर गई। बोली, मुझे छूना मत, मैं किसी और की अमानत हूँ। यह सुनकर विनोद तो जैसे पत्थर का हो गया था। उसे कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। काफ़ी देर शौक में रहने के बाद वह बोल पाया, ये क्या बक रही हो? तुम मेरी ब्याहता पत्नी हो, फिर किसी और की अमानत कैसे हो गई? ज्योति चुप रही तो वह फिर बोला, अगर मजाक कर रही हो तो ये बहुत भद्दा मजाक है। ज्योति बोली, ये मजाक नहीं है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मेरी आपके साथ जबरदस्ती शादी की गई है। विनोद बोला, क्या कर रही हो? शादी के बाद हमने कई बार फ़ोन पर भी बात की है। मैंने तुमसे पूछा भी था कि मैं तुझे पसंद तो हूँ ना, तब तुमने कहा था बहुत पसंद हो। ज्योति बोली, मैंने आपसे एक बार भी फ़ोन पर बात नहीं की। जिससे आपने बात की वह मेरी छोटी बहन थी। धोखा! विनोद जोर से चिल्लाया, मेरे साथ धोखा हुआ है और ये तुम्हारे पापा ने किया है। मगर तुम जो अब मुझसे कह रही हो वह पहले भी तो कह सकती थी। ज्योति बोली, मैं डरी हुई थी, अगर मैं ऐसा करती तो पापा ना जाने मेरा क्या हस्न करते। विनोद बोला, कुछ नहीं करते, 1-2 थप्पड़ लगा देते, घर में बंद रखते। मगर ये सब तो नहीं होता जो अब हो रहा है। बिना बाप का लड़का हूँ, तुम लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया। विनोद टेंशन में सर पकड़कर बैठ गया। फिर बोला, जब लोगों को पता चलेगा तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। लोग मुझ पर हंसेंगे। तुम लोगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मगर तुम ये बताओ, अब मुझसे क्या चाहती हो? ज्योति चुप रही, कुछ नहीं बोली। वह फिर बोला, ऐसे करो, अभी मेरे घर से निकलो, मैं तुम्हें एक पल भी अपने घर में नहीं रखने वाला। ज्योति डरते हुए बोली, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी जी? विनोद बोला, कहीं भी जाओ मगर मेरे घर से निकलो। अगर तुम यहाँ बैठी रही तो मेरा सर फट जाएगा। ज्योति घूंघट हटाकर बोली, प्लीज आज रात यहाँ रख लो, सुबह चली जाऊंगी। विनोद ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो उसे उस पर दया आ गई। बोला, ठीक है, सुबह होते ही चली जाना। उसके बाद वह सो गई, क्योंकि कई रातों से वह ढंग से सोई नहीं थी। नवंबर का महीना था, सर्दी शुरू हो चुकी थी। ज्योति घुटनों को छाती से लगाकर गठरी से बनी सो रही थी। विनोद को उसकी हालत पर तरस आया, इसलिए उसने कंबल निकालकर उसे उड़ा दी। जब कंबल उड़ाते हुए ज्योति ने करवट ली तो उसका चेहरा विनोद की तरफ हो गया। वह उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। कितना मासूम चेहरा था। वह तो उसे देखते ही उससे प्यार कर बैठा था। उसके दिल में एक हुक सी उठी कि ये मेरी पत्नी होकर भी मेरी नहीं है। थका हारा विनोद भी बेड के एक कोने में सो गया। सुबह जब उठा तो उसने देखा ज्योति बेड पर नहीं थी। यह देखकर विनोद का कलेजा धक धक करने लगा। वह जल्दी से कमरे से बाहर निकला, फिर ज्योति को घर में तलाश करने लगा। जब वह पूजा घर में पहुंचा तो उसने देखा ज्योति माँ के साथ पूजा घर में बैठी पूजा कर रही थी। पूजा करते वक्त ज्योति ने एक नज़र विनोद पर डाली तो विनोद चेहरे के उड़े हुए रंग को छुपाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। बदले में ज्योति भी थोड़ी सी मुस्कुराई। फिर विनोद वापस कमरे में आकर अपनी उखड़ी सांसों को समेटने लगा। विनोद ने महसूस किया कि अगर ज्योति चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रात को तो वह यूं ही गुस्से में उसे घर से चले जाने के लिए कह रहा था, मगर हकीकत में ज्योति का चले जाना वह सहन नहीं कर सकता था। वह ठंडे दिमाग से सोचने लगा कि कैसे वह ज्योति को रोके। उस समय विनोद को पापा की बहुत याद आई, क्योंकि उसके पापा उसके दोस्त की तरह थे। वह सोचने लगा,
अगर पापा होते तो जरूर इस समस्या का समाधान निकाल देते। विनोद 24 साल का बच्चा ही तो था। पापा की याद आते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बुदबुदाया, जिंदगी के बहुत बड़े भंवर में फंस गया हूँ पापा, अब आप ही कोई रास्ता सुझा दो। अचानक कमरे में ज्योति आ गई। ज्योति को देखकर विनोद ने झट से मुंह फेरकर आंसू पोंछ डाले। ज्योति उसकी तरफ प्रसाद बढ़ाते हुए बोली, थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी। विनोद धड़कते दिल से बोला, कहाँ जाओगी? वह बोली, घर से बाहर जाकर उसे फ़ोन करूंगी, फिर वह मुझे लेने आ जाएगा। वह बोला, उससे आखिरी बात कब हुई थी? वह बोली, 1 महीने से ऊपर हो गया। विनोद ने आश्चर्य जताते हुए पूछा, हमारी सगाई के बाद उससे बात ही नहीं हुई क्या? ज्योति ने ना में गर्दन हिलाई। विनोद ने फिर से पूछा, क्यों नहीं हुई? ज्योति बोली, मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया गया। विनोद बोला, कैसा आशिक है ये तुम्हारा? तुम्हारी सगाई हो गई, फिर शादी हो गई और उसने एक बार भी कोशिश नहीं की तुमसे मिलने की। अगर उसकी जगह मैं होता तो ज़बरदस्ती तुम्हारे घर में घुस आता। ज्योति बोली, आप मेरे पापा को नहीं जानते। चमड़ी उधेड़ देते उसकी। विनोद बोला, एक बात बोलूं? ज्योति बोली, क्या? विनोद बोला, तुम कुछ दिन यहीं रुक जाओ। मेरी नई नई शादी हुई है, बहुत बदनामी होगी। लोग मुझे गली से भी नहीं निकलने देंगे। तुम कुछ दिन बाद चले जाना, मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। हम दोस्त की तरह रहेंगे, प्लीज़ रुक जाओ। इतना कहकर विनोद ने उसके सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। ज्योति बोली, कितने दिनों तक रुकना होगा? विनोद बोला, 2 महीने तो रुकना ही होगा, फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। एक वकील मेरा अच्छा दोस्त है, आपसी सहमति से वह हमारा जल्दी तलाक करवा देगा, तभी तुम उससे विधिवत रूप से शादी कर पाओगी। ज्योति बोली, ठीक है। इतना सुनते ही विनोद के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। फिर दिन गुजरने लगे। विनोद ज्योति को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करता था। कभी उसे फिल्म दिखाने ले जाता, कभी घुमाने ले जाता। एक दिन उसने ज्योति को नया फ़ोन देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है, तुम जिसे चाहो बात कर सकती हो, मैं मना नहीं करूँगा। फिर भी एक दोस्त बनकर सलाह देना चाहूँगा कि अपनी प्रेमी से बात मत करना। हाँ, सोशल मीडिया पर दूसरी लड़की की प्रोफाइल बनाकर उसकी लॉयल्टी चेक जरूर कर लेना। धीरे धीरे विनोद अंदर से मजबूत होता जा रहा था। उसने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। उसे अपने पापा की एक बात बचपन से ही याद थी कि पंछी को जितना पिंजरे में कैद करने की कोशिश करोगे, वह उतना ही बाहर निकलने के लिए बेचैन हो जाएगा। ज्योति सास के साथ भी घुल मिल गई थी। सास उसे विनोद के बचपन के किस्से सुनाती, जब ज्योति बड़े गौर से सुनती थी। एक दिन सास ने बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया। सास ने पुरानी अलमारी से एक काठ की गुड़िया निकालकर ज्योति को दिखाते हुए कहा, जब वह 8 साल का था तब उसके पिता ने ये गुड़िया उसे मेले में खरीद कर दी थी। ये गुड़िया उसे इतनी अच्छी लगती थी कि वह रात में भी इसे साथ लेकर सोता था। एक बार गलती से इस गुड़िया पर मेरा पैर पड़ गया और इसकी एक टांग टूट गई। इससे वह इतना नाराज हुआ कि कई दिनों तक उसने मुझसे बात नहीं की थी। तब इसके पिता बोले, जो भी इसकी पत्नी बनेगी ये उससे बहुत प्यार करेगा। मगर उस दिन के बाद मैं डर गई थी कि पत्नी के आते ही ये मुझसे दूर हो गया तब क्या होगा। आज तुमसे प्रार्थना करती हूँ बहू, तुम ऐसा बिल्कुल मत होने देना, वरना मैं विधवा बेसहारा हो जाऊंगी। ज्योति बोली, मैं वादा करती हूँ माँ जी, मैं आपसे आपका बेटा कभी नहीं छीनूंगी। अचानक उसी दिन एक घटना घट गई। ज्योति कपड़े सुखाने छत पर जा रही थी कि सीढ़ियाँ गीली होने के कारण उसका पैर फिसल गया और वह फिसलती हुई नीचे आ गिरी। जब विनोद ड्यूटी से आया तब ज्योति बेड पर लेटी थी। जब माँ ने उसे ज्योति के गिरने की बात बताई तो वह उसे लेकर हॉस्पिटल भागा। ज्योति कहती रही कि पैर में जरा सी मोच आई है, अपने आप ठीक हो जाएगी, मगर वह नहीं माना। हॉस्पिटल में कई जांच करवाने के बाद जब डॉक्टर ने कहा मोच ही आई है, तब जाकर विनोद को तसल्ली हुई। ज्योति ने महसूस किया जैसे वह
काठ वाली गुड़िया है। और विनोद वही बचपन वाला विनोद। घर आने पर ज्योति बोली, कितनी बार कहा था कि मोच ही है, मगर आप माने ही नहीं, बेवजह पैसे फूंक आए ना। विनोद बोला, 2 महीने की मेहमान हो, कल को मुझे याद करोगी, तब महसूस करोगी कि सनकी था। ज्योति बोली, आप सनकी नहीं हो जी, आप बहुत ही सुलझे हुए इंसान हो। विनोद बोला, मुझे याद करोगी? ज्योति बोली, हाँ बहुत। विनोद बोला, अपनी प्रेमी की लॉयल्टी चेक करी क्या? मैं नहीं चाहता तुम मुझे छोड़कर गलत हाथों में पड़ो। ज्योति बोली, एक बात बोलूं? विनोद बोला, क्या? ज्योति अपना मंगलसूत्र दिखाते हुए बोली, जब से ये गले में है किसी और के बारे में सोचने का मन नहीं करता। विनोद ने मंगलसूत्र को पकड़कर कहा, लो इसे मैं निकाल लेता हूँ, मैं नहीं चाहता कोई अनचाही बंदिश तुम्हें रोके। ज्योति ने विनोद का हाथ मंगलसूत्र से हटाते हुए कहा, अब इसे निकालने का मन नहीं करता जी। विनोद बोला, साफ साफ कहो ना, मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। ज्योति झटके से विनोद के गले लगते हुए बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, आपके पास ही रहना है हमेशा के लिए। विनोद बोला, वह प्रेमी? ज्योति बोली, भाड़ में जाए प्रेमी, मुझे लगता है वह सिर्फ मेरी जिद थी, प्यार तो मुझे आपसे हुआ है। ज्योति ने महसूस किया उसकी गर्दन पर जैसे आंसुओं की बूंद गिरी हो। वह बोली, रो रहे हो? विनोद बोला, खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, आंखों से निकल रही है। ज्योति बोली, माफ़ कर दो, अभी बच्ची हूँ, बच्चों से नादानियाँ हो जाती है। विनोद बोला, एक बात बोलूँ? ज्योति बोली, क्या? वह रुलाई को दबाता हुआ बोला, तुम चली जाती तो मैं जी नहीं पाता। ज्योति ने झट से उसके होठों पर हाथ रख दिया, बोली, चुप रहो। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।